हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए यूपीटीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं जो 2023 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सुपर टीटी का दोस्तों, यह यूपीटीटी सुपर टीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह ईबीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों किसका है? ईबीएस का, पर्यावरण का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आप सबके लेके आया हूँ। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो डचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है दोस्तों। यह कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में से। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, यूपीटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में, ठीक है दोस्तों, 1981 में हुई थी। 1981 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं किरण बेदी, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में दोस्तों? 1973 में। किस वर्ष में की गई थी? 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? वृक्ष काटने। किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? वृक्ष काटने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और यह कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य से यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? 2011 में, 1970 में, 1973 में, 2007 में। टाइगर की संख्या बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के दोस्तों भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973, कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों शुरुआत की गई, इस प्रोजेक्ट में शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ किससे की गई दोस्तों? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से की गई थी। कब दोस्तों? 1973 में। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 0.65%, 2.15%, 0.02%। तो समुद्र के जल की मात्रा दोस्तों कितना है? 0.65%। कितना है दोस्तों? 0.65% जल ही पीने योग्य है दोस्तों, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने के योग्य नहीं होता। इसमें क्योंकि नमक होता है दोस्तों, क्या होता है? क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होता। नमक के कारण दोस्तों ये खारा होता है। एक तरीके से दोस्तों यह खारा होता है, खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, पीने के योग्य नहीं होता। ठीक है, यह खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BOD5 क्या है दोस्तों? BOD5 दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है दोस्तों। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डे हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 डे। यह दोस्तों एक मापन है जिससे जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। यह क्या दोस्तों? एक मापन है। ठीक, क्या है दोस्तों? मापन है। और इसे क्या नापते हैं दोस्तों? जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। ठीक है दोस्तों, BOD5 क्या था? दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरित गृह विभाग के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह विभाग के कारण दोस्तों सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती। इसके परिणाम स्वरूप ये किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रे, कौन दोस्तों? इंफ्रारेड रे जैसे व्यवहार करती है। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लंदन धूम्रपान पाया जाता है। ठीक है, लंदन दोस्तों क्या होता है? लंदन धूम्रपान पाया जाता है ग्रीष्मकालीन दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, ग्रीष्मकाल में दिन के समय, या फिर शीतकाल में सुबह के समय। तो यह कब पाया जाता है दोस्तों? शीतकालीन मौसम में सुबह कुहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्रपान कहलाता है। इस तरह की स्थिति में लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से दोस्तों लंदन धूम्रपान नाम का प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। कब पाया जाता है दोस्तों? शीतकाल में सुबह के समय, कोहरे के समय पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समतापीय मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर, ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्रुवीय बवंडर। ठीक है, आप लोग जैसे गांव में कहीं देखे होंगे, जब एकाएक मतलब कि धूल हवा एक साथ मतलब घूमने लगती है बहुत तेज़ी के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय बवंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर निश्चित से पूर्व दिशा में प्रभावित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम ध्रुवीय बवंडर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण होती है? मीथेन, फास्जीन, मेथाइल एमाइन, मेथिल आइसोसाइनाइड। या किसके साथ होती है दोस्तों? मेथिल आइसोसाइनाइड से। ठीक है, भोपाल जो हुई दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई दोस्तों? 1984 कब हुई थी? 1984 में गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों। यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी एमआईसी, कौन सी कंपनी थी दोस्तों? एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को रिसाव के कारण हुआ था। यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस होती है दोस्तों। ठीक है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है दोस्तों किसके कारण? एस्बेस्टस, पेपर, टेक्सटाइल से, सिलिका से। किसके दोस्तों? टेक्सटाइल से। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़े में दोस्तों रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्सटाइल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO O2 से, NO CO2 से। तो यह दोस्तों CO से। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम फुल फॉर्म क्या दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन O2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो यह कभी दोस्तों? 6 अगस्त 1945 में हुई थी। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, इतिहास की दोस्तों यह 6 अगस्त 1945 के अमेरिका ने जापान के शहर, यह कब हुआ दोस्तों? अमेरिका ने, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा, कहाँ पे दोस्तों? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे गिरा था? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ताजमहल के आसपास, दोस्तों बता दूं, ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा, उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए वर्ष 1994 दोस्तों, इसके देखते हुए वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1994 में। किसने दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने। किसके ऑर्डर पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार को आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में। तो यह दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? केरल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। शांति घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है, हॉट स्पॉट है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कणकीय, क्या दोस्तों? कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का दोस्तों? ग्रेविटी सेट लिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर और फैब्रिक कलेक्टर, तीनों का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेविटी स्टेलिंग चैम्बर आदि सबका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 के निर्देशित करता है, तो कौन निर्देशित करता है दोस्तों? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। कब दोस्तों? नियंत्रण एवं रोकथाम 2001। ठीक है, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी।
बी और सी, पटाखे के कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि से स्पीकर का प्रयोग करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेता डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं, रेड डाटा बुक। कौन दोस्तों, रेड डाटा बुक। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। रेड डाटा बुक 1964 में प्रारंभ किया गया था। रेड डाटा बुक प्रारंभ कब किया गया दोस्तों, प्रारंभ कब किया गया, 1964 में। कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित कब किया गया दोस्तों, पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड सी बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बेश्वर गुरु जम्भूजी द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, ऑप्शन डी, गुरु जम्बेश्वर। कौन दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा 15वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी, 15वीं शताब्दी में। ठीक है, 15वीं शताब्दी में की गई। कब की दोस्तों, 15वीं शताब्दी में की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना और पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है। तो किसके द्वारा दोस्तों पाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। CO2, CO या फिर NO। किसके द्वारा दोस्तों, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके द्वारा दोस्तों, कार्बन मोनो। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स करने चलिएगा। ठीक है, और जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधे के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधे की पत्तियां सिकुड़ कर गिरने लगती हैं। इससे पौधे का विकास भी बाधित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। कैंसर, DNA विखंडन, आंख से पानी गिरना, उपयुक्त सभी। तो यह किसका कारण बनता है, आंख से पानी गिरना। किसका कारण बनता है दोस्तों, आंख से पानी गिरना। रेडियो संयुक्त सक्रिय युक्त जल के पीने से दोस्तों मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कैंसर, आंख से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, DNA विखंडन, आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आदि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंख से पानी गिरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो किसके कारण दोस्तों, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, महासागरों में जल वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जॉन बैप्टिस्ट फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। किसके द्वारा दोस्तों, जॉन बैप्टिस्ट फ्यूरियर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वर्तमान में इस गैस की श्रेणी में दोस्तों कौन कौन सी गैस आते हैं, जैसे CO2 आता है, N2O आता है, ठीक है, CH4 आता है और CFC आता है। ये सब गैस इसके आते हैं। ठीक है, गैस आते हैं। इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, इनकी अधिकता से दोस्तों, इनकी अधिकता से ताप में वृद्धि, इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि। ठीक है, इनकी अधिकता से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। तो कौन जिम्मेदार है दोस्तों, सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। NHO3, H2SO4, CH3, COOH, A और B दोनों। तो इसमें कौन उपस्थित होता है दोस्तों, पता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन कौन दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 भी। ठीक है, और कि SO2 की अधिकता के कारण कभी कभी जल के साथ सल्फर द्वारा क्रिया कर लेने के पश्चात H2SO4। ठीक है, H2SO4 दोस्तों सल्फ्यूरिक, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल का निर्माण हो जाता है दोस्तों, इससे जल में अम्लीयता आ जाती है, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें H2SO तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको भी बोलते हैं दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसमें सब शामिल हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, A और B दोनों। ये हमारा क्या हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। तो किस परत में दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। 200 DU क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 DU। ओजोन की सांद्रता मापने की 200 DU मतलब डोप सोन यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, DU। DU का फुल फॉर्म क्या होता है, डोप सोन
यूनिट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, से कम हो जाती है, इसे ओजोन क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है? तो कौन दोस्तों, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड ऑफ फंड ऑफ नेचर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, में संस्था में भारत के विस्तार एनजीओ गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 15 कौन करता है दोस्तों, अनुच्छेद 15 भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की धर्म, मूल वंश, कौन कौन से उसकी दोस्तों अनुच्छेद 15 में है, धर्म है आपका, मूल वंश है, ठीक है, जाति है, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, लिंग है, जन्म स्थान, ठीक है, के विभेद के बिना समान और समानता का अवसर प्रदान करना। ठीक है, समान और समानता का अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 15 में क्या क्या धर्म भी है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान भी है, समान और समानता का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10% नियम दिया जाता है लिंडमान द्वारा, बेकमन द्वारा, गोल्डमान द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, लिंडमान के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिंडमान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, लिंडमान के द्वारा। 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 में दिया गया था। कब दोस्तों दिया गया था, 1942 में दिया गया। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। किससे दोस्तों, ऊर्जा उपभोग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईयरली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। तो अमेरिका में पर्यावरण में प्रदूषण के घातक प्रभाव को 1969 का दोस्तों 1969 ईस्वी में EBA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1969 में। आज बस इतना ही दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें आप सभी को न समझ में आए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह EBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, और प्लीज़ जब एग्जाम हो उसमें सिर्फ मैं आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए और कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पकड़ बनाइए। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।